हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर बायोलॉजी क्लास। बच्चों, आज हम क्लास 10 सीबीएसई का बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये जरूरी इसलिए है क्योंकि लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए ओवर टू जनरेशन है ना, जरूरी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग इस चैप्टर में कैसे क्या देखेंगे वो हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा इंट्रो देखेंगे। इंट्रो, इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, फिर दूसरा टॉपिक्स में देखेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल देखेंगे, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। फिर एक सेक्सुअल में फिर देखेंगे हम लोग फिजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, फिर नेक्स्ट देखेंगे रीजनरेशन, फिर हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, फिर हम लोग लास्ट टिश्यू कल्चर देखेंगे। एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन ये एक्स्ट्रा चीज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, टिश्यू कल्चर। आज हम लोग का यही टारगेट होगा, इंट्रोडक्शन और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट जब वीडियो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट, फ्लोरिंग प्लांट में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। फिर ह्यूमंस में देखेंगे, इन ह्यूमंस। ठीक है, तो हम लोग रिप्रोडक्शन में इतने ही टॉपिक्स क्लियर करने वाले हैं और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स अगर क्लियर करना होगा या देखना होगा तो उसको हम अलग से बता देंगे। चलिए हम लोग मेरे साथ जुड़े हुए रहिए और ये वीडियो को देखिए। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। हम लोग देखने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन और क्यों जरूरी होता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन का मतलब एक तरह का बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन कैसा प्रोसेस है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, इसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसी को हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड। अपने जैसा ही लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। जैसे देखिए डॉग है, तो डॉग देखिए, ये डॉग एक स्पेसीज हो गया, अपने जैसा ही नया डॉग को प्रोड्यूस कर रहा है, अपने जैसा ही नया डॉग को प्रोड्यूस कर रहा है। ये एलिफेंट है, एलिफेंट भी क्या कर रहा है? अपने जैसा ही एक नया ऑर्गेनिज्म, अपने जैसा ही एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किया है। ठीक है, ह्यूमंस है, ह्यूमंस भी क्या किया? अपने जैसा ही ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो ये है रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन ये याद रखिएगा, रिप्रोडक्शन एक एसेंशियल लाइफ प्रोसेस नहीं है। लाइफ प्रोसेस में हम लोग पढ़े थे ना, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, न्यूट्रिशन में ही आ गया था डाइजेशन, फिर एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब क्या है? ये सब लाइफ प्रोसेस है। लाइफ को जीने के लिए, यानी कि हम लोग को जीने के लिए ये सब प्रोसेस जरूरी है। लेकिन रिप्रोडक्शन
जरूरी नहीं है। एक इंडिविजुअल को जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर कोई इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मर जाएगा, ठीक है, मतलब जिंदा नहीं रहेगा। भगवान कहेंगे कि यार रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है, चलो आ जाओ ऊपर, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर कोई भी रिप्रोडक्शन ना करे तो क्या होगा, धीरे धीरे स्पेसिस एग्जिस्ट करेगा, कर जाएगा, ठीक है। तो वही है, रिप्रोडक्शन एक एसेंशियल लाइफ प्रोसेस नहीं है, लेकिन हाँ प्रोसेस है और ये नेसेसरी प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन इंडिविजुअल को जिंदा रहने के लिए ये प्रोसेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर ये प्रोसेस नहीं करेंगे, रिप्रोडक्शन नहीं करेगा कोई इंसान तो तुरंत खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन अगर नहीं लिए तो खत्म हो जाएंगे, है ना, ऐसा ये। लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं करें तो ऐसा नहीं है कि हम लोग खत्म हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन कोई रिप्रोडक्शन ना करे, कोई नहीं करे, तो उस केस में क्या होगा कि स्पेसिस एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है, फिर स्पेसिस आएगा ही नहीं आगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब ये रिप्रोडक्शन है तो क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, रिप्रोडक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो पहला, अगर रिप्रोडक्शन अगर ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये एलिफेंट है, एलिफेंट अगर ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ना करे तो क्या होगा, कुछ समय के बाद ये एलिफेंट का स्पेसिस क्या होगा, एग्जिस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, सॉरी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ठीक है। एलिफेंट का जो स्पेसिस होगा वो क्या होगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये डॉग है, अगर डॉग रिप्रोडक्शन ये प्रोसेस नहीं कर रहा है तो क्या होगा, आने वाला समय में डॉग नहीं देख पाएंगे, ठीक है। अगर ह्यूमंस रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है तो आने वाला टाइम में हम लोग ह्यूमंस भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ह्यूमंस भी नहीं देखे जाएंगे, ठीक है। तो टू रिटेन द स्पेसिस ऑफ इट्स ओन काइंड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, मतलब अपनी स्पेसिस को रिटेन करने के लिए, ठीक है, अपने स्पेसिस को रिटेन करने के लिए ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस करना जरूरी है, ठीक है। अगर हम लोग रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो अपने स्पेसिस को रिटेन नहीं करेंगे ओवर जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। ट्रांसमिशन, दूसरा है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इज पॉसिबल। रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें क्या होता है कि कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है। जैसे पेरेंट्स से कैरेक्टर किस में आता है, हम लोग में आता है, फिर हम लोग से कैरेक्टर कहाँ जाएगा, हमारे बच्चों में जाएगा, उन लोगों का कैरेक्टर कहाँ जाएगा, उनके बच्चों में जाएगा। इस तरीका से जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है, कैरेक्टर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, ठीक है। तीसरा है वेरिएशंस आर पॉसिबल, वेरिएशन पॉसिबल होता है, ठीक है, वेरिएशन होता है, अलग अलग तरह के स्पेसिस आते हैं, ठीक है। इसीलिए ये रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो पहला क्या होगा कि वो जो स्पेसिस रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा वो स्पेसिस इंस्टिंक्ट हो जाएगा, ठीक है। कैरेक्टर का ट्रांसमिशन नहीं होगा, वेरिएशन नहीं होगा, ठीक है, वेरिएशन नहीं होगा। तो ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन है, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ, क्या ऑर्गेनिज्म जो है वो एग्जैक्ट कॉपी बना रहा है, एग्जैक्ट कॉपी बना रहा है, खुद का एग्जैक्ट कॉपी बना रहा है। जैसे कि हमारे पिताजी हैं या हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमको क्या किए हैं, जन्म दिए हैं, तो हमारा जो वो अपने जैसा ही क्या हमको ये प्रोड्यूस किए हैं, नहीं, है ना, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हाँ, उतना भी डिफरेंस नहीं है, बहुत सारा चीज मिलता जुलता भी है, लेकिन एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं है ना हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट कॉपी कोई नहीं होता। जैसे ये सैफ अली खान अपने बेटा को जन्म दिया है तो लगता है एकदम सेम सेम, लेकिन कंप्लीटली सेम नहीं है, 100% आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। शाहरुख खान, ये आर्यन खान है, तो दोनों एकदम सिमिलर है लेकिन आइडेंटिकल नहीं है, बहुत सारा चीज डिफरेंस है ना, बहुत इन द सेंस देख रहे हो, फेस भी ऐसा नहीं है कि एकदम 2 कॉपी है, ठीक है। तो ये हम लोग का जो है ना, हम लोग जो है वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं बना सकते हैं, एकदम एग्जैक्ट कॉपी, ठीक है। सर ऐसा कैसे होता है, एग्जैक्ट कॉपी क्यों नहीं बनता है ना, वो देखिए। हम लोग जानते हैं सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम के अंदर क्या होता है, जीन, और जीन के अंदर क्या होता है,
डीएनए। सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के अंदर जीन, और जीन के अंदर क्या होता है? डीएनए। ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। द क्रोमोजोम इन द सेल न्यूक्लियस कंटेन डीएनए, ठीक है। सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के अंदर जीन, जीन के अंदर डीएनए। और डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी बोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए कैरीज ब्लूप्रिंट ऑफ द बॉडी डिजाइन, ठीक है। यही डीएनए में जो है ना, वो बॉडी डिजाइन का ब्लूप्रिंट है, ठीक है। जैसे जैसे मान लीजिए कि डॉग है, तो डॉग का डीएनए होगा, ठीक है। डॉग का डीएनए में ही क्या होगा? नेक्स्ट जनरेशन का ब्लूप्रिंट होगा, मतलब उसी में बॉडी डिजाइन है। जैसे कि हमारा जो बॉडी का ऐसा स्ट्रक्चर है, किसकी वजह से है? हमारे डीएनए की वजह से है। नाक का ऐसा स्ट्रक्चर होगा, आंख का कलर ऐसा होगा, बाल का ऐसा कलर होगा, कान ऐसा होगा, हाथ ऐसा होगा, मतलब जो भी बॉडी का डिजाइन है वो किसकी वजह से है? तो डीएनए की वजह से है। किसकी वजह से है? डीएनए की वजह से। डॉग के बॉडी का डिजाइन ऐसा है, इसका रीजन यही है कि इसका डीएनए की वजह से है, ठीक है। एलिफेंट का बॉडी का डिजाइन ऐसा है, इसका रीजन यही है कि इसका डीएनए की वजह से है। ह्यूमंस का बॉडी का डिजाइन देखते हो, ह्यूमन जैसा रहता है, सबका बॉडी का डिजाइन एक जैसा है, मतलब बॉडी का डिजाइन सिमिलर, सबका तो मोस्टली सेम ही है। डिजाइन तो सबका सेम ही है ना, नाक यहाँ होगा, आंख यहाँ होगा, बाल ऐसा होगा, ये होगा, मतलब मोस्टली तो सब बॉडी डिजाइन तो सेम ही है, ठीक है। तो डीएनए जो होता है वो बॉडी डिजाइन का ब्लूप्रिंट होता है। यही डीएनए क्या होता है? पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में आ जाता है। ऑफ स्प्रिंग मतलब चाइल्ड, बच्चों में आ जाता है, ठीक है। मतलब पेरेंट्स के सेल में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्रोमोजोम, क्रोमोजोम में डीएनए। तो पेरेंट्स का जो डीएनए होता है वही हमारे ऑफ स्प्रिंग में आ जाता है। पढ़ा होगा ना कि डीएनए से पता चल जाता है कि तुम किसके बेटा हो, ठीक है। डीएनए मैच करवाया जाता है, ठीक है। तो वही हमारे पेरेंट्स से ही हमारे अंदर जो डीएनए आया है ना, उसी की वजह से हमारा बॉडी का डिजाइन ऐसा होता है। तो डीएनए को हम लोग बोल सकते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ द बॉडी डिजाइन। डीएनए जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है कि कितना प्रोटीन रिलीज होगा, कितना कम होगा, कितना ज्यादा होगा, कौन कंट्रोल करेगा? तो डीएनए। इफ डीएनए इंफॉर्मेशन चेंजेस, अगर डीएनए का इंफॉर्मेशन चेंजेस हो गया, अभी हम लोग पढ़ेंगे कैसे चेंजेस होता है। डीएनए, अगर डीएनए का इंफॉर्मेशन चेंज हो गया तो अलग अलग प्रोटीन बनेगा और अलग अलग बॉडी डिजाइन बनेगा, मतलब बॉडी डिजाइन का थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। किसी का बाल का कलर रेड हो जाएगा, आंख का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, बॉडी का कलर चेंज हो जाएगा हल्का, ठीक है। सो डीएनए कॉपिंग इज द बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसीलिए क्या होता है ना कि यहाँ पे डीएनए में इंफॉर्मेशन को चेंज कब होता है, क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे डीएनए कॉपी होता है और ये रिप्रोडक्शन का एक बेसिक इवेंट है, डीएनए कॉपी। व्हेन अ सेल रिप्रोड्यूस, जब सेल रिप्रोड्यूस होता है तो ये अपने जैसा दो कॉपी बनाता है, डीएनए का कॉपी बनाता है। इट मेक्स टू डीएनए कॉपीज एंड अदर सेल पार्ट्स, ठीक है। When a cell reproduces, it make two copies and other cell parts, then it divide into two new cell, ठीक है। और फिर वो नया दो सेल में डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जांपल ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि ये सेल है, न्यूक्लियस है और इसमें डीएनए है, तो पहले ये अपना पहले कॉपी बनाएगा। क्या करेगा? कॉपी। जैसे दो है ना, जैसे दो है तो चार क्रोमोजोम बना लेगा, चार क्रोमोजोम, ठीक है। और भी सेल जो अगर एक है, माइटोकॉन्ड्रिया एक है, तो यहाँ पे दो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा और फिर ये डिवाइड हो जाएगा दो में। तो पहले डीएनए का कॉपी हुआ, डीएनए कॉपी हुआ, फिर ये डिवाइड हो गया दो सेल में, इसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये दिख रहे हैं इस तरीका से लिखा है, when a cell reproduce it makes two DNA copy another cell part then it divide into two new cell, दो नया सेल बन जाता है। ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग, है ना, अब डीएनए का जब कॉपी होता है तो कुछ चेंजेस आता है ना, उसी को हम लोग वेरिएशन कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे, मान लीजिए जो ओरिजिनल पेपर है, ओरिजिनल पेपर को आप लोग जब जीरोक्स करवाते हैं, कॉपी करवाते हैं,
तो देखते हैं सेम चीज छपता है, लेकिन थोड़ा सा क्वालिटी वगैरह चेंज हो जाता है, पूरा कंप्लीटली आइडेंटिकल नहीं है। ओरिजिनल ओरिजिनल कहलाता है, कॉपी वाला कॉपी कहलाता है। ठीक है, तो दोनों दम आइडेंटिकल नहीं है, लेकिन हाँ सिमिलर है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेज हो जाता है ना। वही चीज यहां पे हो रहा है ना, कि सेल है, सेल में क्रोमोसोम है, पहले क्या करेगा, अपना एक डीएनए कॉपी बनाएगा, है ना। एक सेल डिवाइड होगा जिसमें डीएनए का कॉपी होगा और भी सेल पार्ट कॉपी हो जाएगा, फिर ये डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये जो नया आएगा सेल, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। क्या आ जाता है, वेरिएशन। डीएनए चेंज की वजह से क्या होता है, वेरिएशन होता है ना। डीएनए कॉपी की वजह से क्या होता है, वेरिएशन। हम अपने पेरेंट जैसा फुल्ली नहीं दिख रहे हैं। वाई? क्योंकि पेरेंट्स क्यों नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि डीएनए कॉपी की वजह से नहीं दिख रहे हैं। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए की वजह से हम लोग आइडेंटिकल नहीं है अपने पेरेंट्स के। ठीक है, ये याद रखिएगा, पेरेंट्स के आइडेंटिकल हम लोग क्यों नहीं है, ड्यू टू रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, लिखा है ड्यूरिंग डीएनए कॉपी स्मॉल चेंजेस यानी कि वेरिएशन हैपन, सो न्यू डीएनए कॉपी आर सिमिलर। जो न्यू डीएनए कॉपी होता है वो सिमिलर होता है, लेकिन 100% आइडेंटिकल नहीं होता है ओरिजिनल के। ठीक है, तो यहां पे क्या आ गया, वेरिएशन। क्या आ गया, वेरिएशन। जो हम पेरेंट्स से अलग हैं हल्का, तो वही वेरिएशन हुआ। और ये वेरिएशन किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, वेरिएशन इज द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, मतलब पेरेंट्स है उनसे हम लोग आ गए, एक तरह से एवोल्यूशन। बहुत समय तक वेरिएशन होते होते क्या होता है, एक तरह का नया ऑर्गेनिज्म, मतलब नया अलग तरह का ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग एवोल्यूशन। अगर बहुत ज्यादा वेरिएशन हुआ, अगर बहुत ज्यादा वेरिएशन हुआ, ठीक है, उस केस में क्या होता है कि डीएनए जो होता है फेल हो जाता है और सेल डाई हो जाता है। ठीक है, अगर मान लो डीएनए का कॉपी हुआ लेकिन बहुत ज्यादा कॉपी हो गया, डीएनए में बहुत ज्यादा चेंजेज आ गया। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा चेंजेज आ जाएगा तो उस केस में क्या होगा, सेल डाई हो जाता है। अगर हल्का बहुत वेरिएशन है तो क्या उस केस में सरवाइव कर जाएगा। ठीक है, और स्पेसिस इवॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। यहाँ पे समझना है, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ, क्या ऑर्गेनिज्म जो होता है अपने जैसा एग्जैक्ट कॉपी बनाता है, इसका आंसर है नहीं। सिमिलर होता है लेकिन आइडेंटिकल नहीं होता है। ठीक है, इसका रीजन क्या है, कॉपिंग ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, इसका आंसर यही है। चलिए, जैसे कि हम यहां पे समझ सकते हैं, अच्छा से समझ लीजिए, जैसे कि ये सेल है। ठीक है, ये है मदर सेल, और ये है फादर सेल। फादर सेल, ठीक है, इसमें मान लीजिए क्रोमोजोम होगा। क्या होगा, क्रोमोजोम। क्रोमोजोम है। ठीक है, मदर सेल फादर सेल है। ठीक है, ठीक है, मदर सेल फादर सेल है। अब पहले क्या होगा, मदर सेल फादर सेल में पहले ये डीएनए रेप्लिकेट होगा। पहले क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेट होगा। डीएनए रेप्लिकेट मतलब जैसे कि वहां पे दो ठो है ना, तो यहाँ पे ऐसे चार हो जाएगा, इस तरीके से, है ना। डीएनए पहले कॉपी होगा। ठीक है, और ये ओरिजिनल वाला रह जाएगा, और ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है ना, उससे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट। ठीक है, जाइगोट बनेगा। उससे जो मिलेगा ना, तो क्या बनेगा, जाइगोट। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह से जाइगोट।
इसको अच्छा से समझते हैं पहले, ठीक है। देखिए, जैसे आपको हम क्लास नाइन्थ में पढ़े होंगे आप लोग, माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है। जब स्पर्म सेल बनता है ना, तो स्पर्म सेल जैसे कि एक ह्यूमन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है, 46, ठीक है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, 46 होता है, ठीक है। तो देखिए, जब स्पर्म सेल बनता है ना, स्पर्म सेल मेल गैमेट, मेल गैमेट जब बनता है तो उसमें जो क्रोमोजोम होता है ना, क्रोमोजोम, वो क्रोमोजोम जो होता है, जैसे कि ओरिजिनल जो होता है फादर में, फादर फादर में जो होता है वो 46 क्रोमोजोम होता है, 46 क्रोमोजोम होता है। और मदर में भी कितना क्रोमोजोम होता है, 46 होता है क्रोमोजोम, ठीक है। 46 क्रोमोजोम होता है। जब ये मेल गैमेट यानी कि स्पर्म, मेल गैमेट यानी कि स्पर्म बनता है, ठीक है। और जब ये फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट फीमेल गैमेट ओवम बनता है, क्या बनता है, ओवम, ठीक है। तो ये जो क्रोमोजोम है ना, वो हाफ हो जाता है, क्या हो जाता है, हाफ, क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। मतलब 46 का 23 क्रोमोजोम हो जाता है, 23 क्रोमोजोम होता है। ऐसा क्यों होता है, जब ये मेल गेमेट फीमेल गेमेट फ्यूज होगा तो एक सेल बनेगा, है ना, जिसको जाइगोट करेंगे। और जाइगोट में क्या होता है, 23 और 23 मिलकर क्या हो जाता है, 46 क्रोमोसोम हो जाता है। और ये ह्यूमंस, मतलब एक तरह से ह्यूमंस के स्पेसिस में आता है, ठीक है। जाइगोट, जाइगोट, ठीक है। तो अगर मान लो कि ये फादर सेल मदर सेल अगर स्पर्म बनाने समय अपना हाफ क्रोमोसोम नहीं करता ना, तो देख रहे हो ना, 46 मिलकर क्या हो जाता, 92 हो जाता, जो जेनेटिक ही गड़बड़ हो जाता है ना, मतलब कि एक तरह से ह्यूमन स्पेसिस में नहीं आता वो। तो पहले जब स्पर्म सेल और मदर सेल जो है, जो मदर गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनता है, उस समय क्रोमोसोम आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है, ठीक है। और ये हाफ वाला सेल क्या होता है, फ्यूज होकर 46 वाला क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम वाला एक सेल बनाता है, जिसको बोलते हैं जाइगोट, यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए। अब ये जो स्पर्म है ना, ये स्पर्म 46 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम और ये 23 क्रोमोसोम मेल और फीमेल में, यही पहले क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है। इसका जो क्रोमोसोम है ना, रेप्लिकेट होता है, ठीक है। रेप्लिकेट मतलब कॉपी बनाता है, अपने जैसा नया कॉपी बनाता है ना। तो यहां पे उसी को हम समझाने का कोशिश कर रहे थे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, स्पर्म है, क्या है, स्पर्म, और ये ओवम है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसमें क्रोमोजोम है ना, 23 नहीं बना रहे, बस समझ लीजिएगा, ठीक है। ये 23 मान लो एक क्रोमोजोम, मतलब क्रोमोजोम है, ठीक है। पहले क्या होगा, पहले रेप्लिकेट होगा, क्या होगा, रेप्लिकेट, ठीक है। डीएनए कॉपी होगा, डीएनए कॉपी, डीएनए कॉपी होगा, ठीक है। और जब ये डीएनए कॉपी होगा तो क्या होगा, जैसे एक है ना, तो यहां पे ऐसे और यस, ऐसे एक और अपना डीएनए बनेगा, ठीक है। डीएनए बन गया, कॉपी हो गया। अब ये ओरिजिनल वाला जो है ना, ओरिजिनल वाला ओरिजिनल वाला जो डीएनए वाला, वो अलग हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये अब दो में डिवाइड हो जाएगा, समझ रहे हो ना, दो में डिवाइड, जैसे कैसे, ऐसे डिवाइड हो जाएगा। ये वाला इधर आ जाएगा और एक ऐसा, और ये ब्लैक वाला क्रोमोसोम जो कॉपी हुआ ना डीएनए, वो इधर आ जाएगा। सेम यहां, और यहां पे
ये अलग क्रोमोसोम, ठीक है। अब ये जो कॉपी वाला डीएनए वाला कॉपी था ना, वो मिलेगा, वो मिलकर क्या बनाएगा, वो मिलकर बनाएगा जाइगोट। क्या बनाएगा? जाइगोट, यानी कि जो भी बेबी, ऑफ स्प्रिंग बोल सकते हो, ठीक है। और जब ये मिलेगा तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, यानी कि बेबी बनता है, ठीक है। तो देख रहे हो ना, स्पर्म सेल, ओवम सेल, पहले क्या किया, डीएनए का कॉपी हुआ। अब जब डीएनए का कॉपी हुआ तो उसके डीएनए की कॉपी के डीएनए की कॉपी के बाद अब वो दोनों सेल फ्यूज होगा, और दोनों सेल फ्यूज होकर एक क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा, बेबी बनाएगा। तो ये जो बेबी बना है वो क्या हुआ? कॉपी ऑफ डीएनए है। पेरेंट्स का डीएनए है लेकिन उसका कॉपी है, पेरेंट्स का ओरिजिनल डीएनए नहीं है, पेरेंट्स का ओरिजिनल डीएनए नहीं है, और डीएनए थोड़ा सा चेंज हो गया कॉपी के टाइम में, कुछ डीएनए में चेंज हो गया, है ना। और वो चेंजेस की वजह से हमारे बॉडी में क्या आता है? वेरिएशन आता है। क्या आता है? वेरिएशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। वेरिएशन होता है। वेरिएशन क्यों होता है? ड्यू टू रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। अब है ये वेरिएशन का क्या क्या इंपॉर्टेंस है? सर वेरिएशन का भी इंपॉर्टेंस है। हाँ जी, वेरिएशन का इंपॉर्टेंस है। देखिए, अगर वेरिएशन नहीं होता ना तो सबको एग्जैक्ट कॉपी रहता, सबको एक जैसा रहता, सब समझ रहे, ऑल सब एक जैसा रहता, ठीक है। जैसे हम, आप, कोई भी, मम्मी पापा, हर सबको फेस जो है ना एक जैसा दिखता, और एक जैसा दिखता तो बहुत, पहले देख लो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता, ठीक है। अगर मान लो दो भाई है और दोनों का फेस एकदम सेम है ना, तो क्या, अगर कोई खा लेता, आया रसगुल्ला, वो खा गया, इल्जाम लग गया उसके ऊपर, ठीक है। मतलब एक तरह से ये बता रहे हैं हम वेरिएशन का इंपॉर्टेंस क्या है, वो देखिए। वेरिएशन सर्वाइवल ड्यूरिंग इन्वायरमेंटल चेंजेस, है ना। जब इन्वायरमेंट में चेंजेस आता है तो उस केस में सर्वाइव करने में हेल्प करता है वेरिएशन। सर वेरिएशन कैसे हेल्प करता है? तो देखिए, इसको हम लोग समझेंगे कि एक, मान लीजिए एक तालाब है, ठीक है, पॉन्ड है, तालाब है, ठीक है। उसमें एक कुछ फीसेस रहता है, मछली, ठीक है, मछली रहता है, ठीक है। और उस समय जो इन्वायरमेंट में टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 30 डिग्री सेल्सियस में वो लोग रह रहा है, ठीक है। वो लोग फिश स्टेबल कर रहा है, लाइव है, सरवाइव कर रहा है, ठीक है। अब अपने जैसा ही क्या होगा, फिश बनाएगा, रिप्रोडक्शन होगा, फिश बनाएगा। अब वो जो नया आया फिश, उसमें कुछ वेरिएशन आया। अब वो लोग फिश जो है ना, वो 35 डिग्री सेल्सियस तक स्टेबल हो सकता है, ठीक है, 35 डिग्री सेल्सियस तक स्टेबल हो सकता है, ठीक है। और वो फिर से रिप्रोड्यूस करेगा। उसके बाद जो आया उसमें और वेरिएशन चेंज हो गया, वो लोग 40 डिग्री सेल्सियस तक स्टेबल कर सकता है, ठीक है। अब क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ा, और जब टेम्परेचर बढ़ा तो हो गया 38 डिग्री सेल्सियस। तो जब 38 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया टेम्परेचर, तो जो 30 डिग्री सेल्सियस में जिंदा रह रहा था वो तो जिंदा नहीं रहेगा ना, वो तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अब जो 35 डिग्री सेल्सियस तक वो भी नहीं जिंदा रहेगा, जो 40 डिग्री सेल्सियस तक जिंदा रह सकता था वो जिंदा रहेगा। तो देख रहे हैं ना, इस तरीका से ये हेल्प करता है वेरिएशन। वेरिएशन होने की वजह से वो कोई भी इन्वायरमेंटल चेंजेज आ जाए उसमें हम लोग सरवाइव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये पॉन्ड है ना, इसमें मछली है, ठीक है, मछली है। अब जैसे ये जो रेड वाला है ना, ये रेड वाला 30 डिग्री सेल्सियस में स्टेबल कर सकता है, और ये यही जो है ना रिप्रोड्यूस करके नया ऑर्गेनिज्म बनाया है जो ब्लैक वाला है, ठीक है। इसमें वेरिएशन ज्यादा है। अब जब टेम्परेचर 30 से 40 डिग्री सेल्सियस जैसे ही होगा तो ये सब खत्म हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा, ये सब मर जाएगा, ये सब बच जाएगा, और बचेगा ब्लैक वाला, और ब्लैक वाला का अलग चलेगा वेराइटी, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा है प्रिवेंट्स एक्सटिंक्शन ऑफ स्पेसीज, है ना। स्पेसीज का एक्सटिंक्शन नहीं होता है इस केस में, वेरिएशन की वजह से एक्सटिंक्शन नहीं होगा, मतलब स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तीसरा है हेल्प्स इन एवोल्यूशन ऑफ स्पेसीज। एवोल्यूशन ऑफ स्पेसीज माना जाता है कि हम लोग जो है एप से बने, क्या से बने, एप से ही हम लोग बने हैं, ठीक है। तो क्या एप इतने तरह के वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं, वो कैसे पॉसिबल है, वेरिएशन की वजह से ही पॉसिबल है, ठीक है। देखते नहीं है आम का ही कितना सारा वैरायटी है, ठीक है, चाहे बहुत सारा अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, ये कैसे पॉसिबल है, ड्यू टू वेरिएशन, ठीक है। तो वेरिएशन
हेल्प्स इन एवोल्यूशन ऑफ स्पेसिस, मतलब इससे स्पेसिस का एवोल्यूशन होता है, ठीक है। वेरिएशन इन डीएनए रिजल्ट इन द वेराइटीज ऑफ अ स्पेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसिस। वेरिएशन जो है वेरिएशन इन डीएनए रिजल्ट, ठीक है, डीएनए में जो वेरिएशन होता है उससे क्या होता है, नया नया वेराइटी का स्पीसीज आता है और नया नया स्पीसीज बनता है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। वेरिएशन का इंपॉर्टेंस, पहला सर्वाइवल में मदद करता है, दूसरा एवोल्यूशन है ना, तीसरा नया नया वेराइटी ऑफ स्पीसीज एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, ठीक है, और एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज में भी हेल्प करता है, मतलब उसको प्रिवेंट करता है। अब हम लोग का जो है नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में दो टाइप्स आ गया, पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों को पहले हम लोग समझेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस समझेंगे, ठीक है। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, और जबकि सेक्सुअल में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, एक मेल होगा और दूसरा फीमेल होगा। सेकेंड है, इसमें कोई भी गैमेट सेल नहीं बनता है, एसेक्सुअल में कोई भी गैमेट सेल नहीं बनेगा, जबकि सेक्सुअल में गैमेट सेल्स बनता है, जैसे मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, मेल गैमेट स्पर्म हो गया और फीमेल गैमेट ओवम हो गया। तीसरा है फास्टर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, मतलब ये बहुत ज्यादा फास्टर मोड है, इससे जो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा बहुत ज्यादा फास्ट होगा, ठीक है। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत स्लोअर मोड है। स्लोअर मोड मतलब इसमें जो नया ऑर्गेनिज्म बनने में बहुत समय लगता है, ठीक है, जैसे कि 9 मंथ ह्यूमंस में हम लोग देखते हैं 9 मंथ से ही 9 मंथ के बाद ही वो प्रोड्यूस होता है नया बेबी, ठीक है। ऑफ स्प्रिंग इसमें 100% आइडेंटिकल होता है, और जबकि इसमें ऑफ स्प्रिंग 100% आइडेंटिकल नहीं होता, सिमिलर होता है लेकिन आइडेंटिकल नहीं होता है, ठीक है। फिफ्थ है इट टेक्स प्लेस इन स्मॉलर प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना, स्मॉलर प्लांट्स और एनिमल्स में होता है, जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, हाइड्रा, ठीक है। जबकि इट टेक प्लेस इन बिगर प्लांट्स एंड एनिमल, जैसे कि डॉग, ह्यूमन बीइंग, फ्लोरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो ये सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये एसेक्सुअल है और ये सेक्सुअल है। हम लोग 1 by 1 पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहला फिजन, दूसरा फ्रेगमेंटेशन, तीसरा रीजनरेशन, चौथा बर्डिंग, पांचवा स्पोर फॉर्मेशन, छठा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। तो हम लोग पहला पढ़ते हैं फिजन। फिजन देखिए, फिजन का मतलब होता है ब्रेक, क्या होता है, टूटना, ब्रेक मतलब टूटना, ठीक है। फिजन मतलब टूट जाना। एक और टर्म होता है आप लोग जानते होंगे, फ्यूजन। फ्यूजन मतलब होता है जुड़ना, ठीक है, जुड़ना मतलब दो चीज आकर जुड़ गया तो उसको बोलेंगे फ्यूजन, तो वो अलग है। कंफ्यूजन मतलब एक तरह से कंफ्यूज नहीं हो गया, फ्यूजन मतलब जुड़ना, फिजन मतलब टूटना, ठीक है। फिजन मतलब क्या होगा, टूट जाएगा, एक से दो बन जाएगा, ठीक है। फिजन का दो टाइप होता है, फिजन का कितना टाइप, दो टाइप, पहला बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, और दूसरा हो गया मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है कि एक सेल दो सेल बन जाता है, मतलब एक सेल जो होगा दो सेल में डिवाइड हो जाएगा। और इसका एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे, इसमें किसके किसके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा जो बाइनरी फिजन करेगा। तो पहला है अमीबा, पैरामेशियन और लेशमैनिया, ठीक है। तो ये तीन जो है वो बाइनरी फिजन करता है। मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि एक सेल जो है, एक सेल बहुत सारा सेल में डिवाइड हो जाता है, मेनी सेल में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया, हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मोडियम। क्या पढ़ेंगे, प्लाज्मोडियम। देखिए बाइनरी फिजन, इन दिस मेथड एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स एंड फॉर्म टू इंडिविजुअल, इसमें एक ऑर्गेनिज्म दो इंडिविजुअल में डिवाइड हो जाता है। पहले क्या होता है, फर्स्ट द न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू फॉर्म्स,
ठीक है, पहले न्यूक्लियस क्या होता है, डिवाइड होता है। First nucleus divides and forms two nuclei, then the cytoplasm divides and form two daughter cell। ठीक है, अमीबा, लेशमैनिया, पारामेसियम, etc। पहला है बाइंडी फिजन इन अमीबा, जैसे अमीबा है, न्यूक्लियस है। ठीक है, पहले क्या होगा कि ये न्यूक्लियस जो है फ्लैटेंड होगा, इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस होगा। सेकेंड केस में साइटोप्लाज्म भी क्या होगा, डिवीजन होने लगेगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, और यहां से ये टूट जाएगा, यहां से टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होकर दो डॉटर सेल बन जाएगा। इस तरीके से अमीबा अपना नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट बाइंडिंग फिजन इन लेशमैनिया। ठीक है, लेशमैनिया, लेशमैनिया जो है ये यूनिसेलुलर है, अमीबा भी यूनिसेलुलर है। ठीक है, ये वीप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वीप लाइक स्ट्रक्चर एट वन एंड ऑफ अ सेल। वीप लाइक स्ट्रक्चर मतलब हंटर जैसा, देख रहे हो ये इस तरीका से, ये है फ्लैगला, इसको बोलते हैं फ्लैगला। इसको क्या बोलते हैं, फ्लैगला, और इसी को बोला गया है वो हंटर, मतलब कि ये वीप लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा शेप है। ये देखो बीच में न्यूक्लियस है। ठीक है, देखो अमीबा जो है ना, अमीबा का फिक्स शेप नहीं होता है, रेगुलर इरेगुलर शेप होता है, इसलिए वो किसी भी प्लेन में डिवाइड हो जाएगा, है ना। उसके लिए ऐसा नहीं है कि लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा या ऐसा होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, अगर ऐसे भी डिवाइड हो सकता है, ऐसे भी डिवाइड हो सकता है, किसी भी तरीका से डिवाइड हो सकता है, किसी भी प्लेन में वो डॉटर सेल बना सकता है। ठीक है, लेशमैनिया वीप लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिक्स शेप होता है इसका, है ना, और बाइंडी फिजन करता है। ठीक है, और इसका जो डिवीजन होता है, फिजन होता है, वो लॉन्गिट्यूडिनल होता है। लॉन्गिट्यूडिनल मतलब ऐसे, जैसे कि ये है तो ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, तो देखिए यहां पे दिख रहा होगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, दो ठो न्यूक्लियस बन गया। अब जब दो न्यूक्लियस बन जाएगा तो नीचे से दिख रहे ना ऐसे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और ऐसे डिवाइड होगा तो दिख रहे ऐसे फट गया और ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट केस में क्या हो जाएगा, दो ठो बन जाएगा, इस तरीके से ऐसे ऐसे बन गया, और दो एक और बन जाएगा, इस तरीके से ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो दो दो तुम्हारा बन जाएगा ये लेशमैनिया। ठीक है, वीप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये जो है लेशमैनिया, बिहार में बोला जाता है कि बिहार में जो है ना वो ब्लैक फीवर ज्यादा होता है, बिहार के साइड में उधर। ठीक है, और ब्लैक फीवर को ही हम बोलते हैं काला जार। और ये काला जार ब्लैक फीवर किसकी वजह से होता है, तो लेशमैनिया की वजह से होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में बताया था एक सेल बहुत सारा सेल में डिवाइड हो जाता है। इन दिस मेथड वन ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू मेनी डॉटर सेल। एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। एग्जांपल हो गया प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये मैलेरियल पैरासाइट होता है, मतलब मलेरिया कॉज करता है ये प्लाज्मोडियम। ठीक है, अब देखिए कैसे डिवाइड करता है कैसे डिवाइड करता है वो देख लीजिए। जैसे कि पहले मान लीजिए ये क्या है, ये है प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम। अनफेवरेबल कंडीशन, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन ऐसा कंडीशन जो इसको पसंद नहीं है। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम में क्या होता है कि अपनी बॉडी के अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर, क्या प्रोटेक्टिव लेयर कवर कर लेता है। अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान प्रोटेक्टिव कवर, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्ट। क्या बोलते हैं, सिस्ट। ये हार्ड होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा कि ये प्रोटेक्टिव कवर है, यानी कि सिस्ट है। ये कब होता है ऐसा, अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम में। और ये अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम में क्या होता है, सिस्ट बना लेता है, और सिस्ट के अंदर जो न्यूक्लियस है ना वो डिवाइड होता है, बहुत सारा न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। जैसे कि ये है सिस्ट। ठीक है, तो अंदर जो है बहुत सारा न्यूक्लियस, बहुत सारा प्लाज्मोडियम, मतलब बहुत सारा न्यूक्लियस, हर एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, फिर दो न्यूक्लियस, चार न्यूक्लियस, इस तरीके से बहुत सारा न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा, और अपने साथ साथ थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म को भी रख लेगा। ठीक है,
और इस तरीका से क्या हो जाएगा, बहुत सारा प्लाज्मोडियम में डिवाइड हो जाता है। और जब फेवरेबल कंडीशन आता है, फेवरेबल कंडीशन जब आता है तो क्या होता है, ये सिस्ट ब्रेक हो जाता है। क्या होता है, सिस्ट ब्रेक हो जाता है। ये सिस्ट ब्रेक हो गया, तो जब ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा, बाहर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे देख सकते हो, दिखा सकते हो, सिस्ट क्या है, ब्रेक हो गया। और जब सिस्ट ब्रेक हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा सब, मतलब बहुत सारे प्लाज्मोडियम में डिवाइड हो जाएगा। देख लो, एक सेल बहुत सारा नया सेल में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो फिगर है, एक सेल है, इसके अराउंड में सिस्ट है। ठीक है, अब एक न्यूक्लियस बहुत सारा न्यूक्लियस में डिवाइड हुआ और अपने साथ साथ थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म भी ले आ गया। ठीक है, अब जब ये सिस्ट ब्रेक होगा तो बहुत सारा डॉटर सेल बन जाएगा। ठीक है, ये है मल्टीपल फिजन। आगे है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि ये भी एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और ये स्पाइरोगिरा में होता है। कहां होता है, स्पाइरोगिरा में। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब स्पाइरोगिरा मैच्योर होता है, क्या होता है, मैच्योर होता है। और जब मैच्योर होता है तो इसका जो फिलामेंट, एक तरह से फिलामेंट जैसा है ना, ये फिलामेंट ब्रेक हो जाता है बहुत सारे पीसेस में, बहुत सारे पीसेस में। इसको बोलते हैं फ्रेगमेंट। देखो, फ्रेगमेंट 1, फ्रेगमेंट 2, फ्रेगमेंट 3। अब ये हर फ्रेगमेंट ग्रो हो जाता है इंडिविजुअल स्पाइरोगिरा में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, लिखा है। ठीक है, कि द मैच्योर फिलामेंट ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस कॉल्ड फ्रेगमेंट्स, ईच फ्रेगमेंट इज कैपेबल डेवलपिंग इनटू अ न्यू कंप्लीट स्पाइरोगिरा फिलामेंट। दिस कैन हैपन नेचुरली, ये नेचुरली होता है, ड्यू टू मैकेनिकल इंजरी और द डिसोल्यूशन ऑफ द क्रॉस वॉल और थ्रू अदर कॉजेज लाइक फिजिकल चेंजेस इन द वाटर। ठीक है, ये नेचुरल कॉज होता है, नेचुरल कॉज। रीजनरेशन देखिए, रीजनरेशन तुम्हारा कहां कहां होता है, तो हाइड्रा में होता है और प्लेनेरिया में होता है। हाइड्रा और प्लेनेरिया में होता है। ठीक है, तो हम लोग को हाइड्रा तो पढ़ना है बडिंग में, हम लोग को सिंपल यहाँ पे प्लेनेरिया के बारे में पढ़ना है। रीजनरेशन इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन ऑर्गेनिज्म हैज द एबिलिटी टू रीग्रो इट्स लॉस्ट बॉडी पार्ट। ठीक है, देखिए वो छिपकली, उसका पूछ कट जाता है, आफ्टर सम टाइम देखेंगे आप, 1-2 सप्ताह 2 महीना के बाद, तो उसका पूछ फिर से आ जाता है। ठीक है, तो वो क्या किया, अपने बॉडी पार्ट जो लॉस्ट हुआ है उसको रीजनरेट कर लेता है, क्योंकि उसके पास रीजनरेटिव सेल होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, लिखा हुआ है कि वो जो अपना जो लॉस्ट बॉडी पार्ट है उसको रीग्रो कर लेता है। इन सम सिंपल ऑर्गेनिज्म ईच ब्रोकन पीस कैन ग्रो इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। और किसी किसी ऑर्गेनिज्म में तो हर पीस, जितना पीस कट कर रहे हो, हर पीस क्या, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेगा। जैसे ये प्लेनेरिया है। ठीक है, प्लेनेरिया देखो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। अब ये हर पार्ट से देखो, नीचे वाला पार्ट ग्रो हो गया, इसका ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट ग्रो हो गया, इसका ऊपर वाला पार्ट ग्रो हो गया। ठीक है, तो जितना पीस कट करोगे हर पीस से क्या हो जाएगा, एक नया प्लेनेरिया बन जाएगा। ठीक है, तो ये है रीजनरेशन। नेक्स्ट है बडिंग। बडिंग क्या है, बडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल बडिंग किस में होता है, हाइड्रा और ईस्ट में होता है। ठीक है, कहां कहां होता है बडिंग, हाइड्रा और ईस्ट में। तो बडिंग में क्या होता है कि स्मॉल आउटग्रोथ होता है, जिसको हम बोलते हैं बर्ड, वो बर्ड डेवलप हो जाता है। ठीक है, देख रहे हो ये बर्ड, ठीक है, ये बर्ड है, यही बर्ड है। बर्ड डेवलप हो जाता है ऑन द पेरेंट बॉडी, और यही बर्ड ग्रो हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, और जब ग्रो और मैच्योर हो जाएगा तो डिटैच हो जाएगा, और डिटैच होकर एक नया इंडिविजुअल बना लेता है। ठीक है, तो देख रहे हैं ये बर्ड है, बर्ड मैच्योर हो रहा है, ग्रो हो रहा है, और जब ग्रो हो जाएगा तो ये डिटैच हो जाएगा, और डिटैच हो जाएगा तो एक नया इंडिविजुअल बना लेता है। और ये हाइड्रा एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है बडिंग इन ईस्ट। ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट पता होगा तुमको, प्लांट होता है। ठीक है, यूनिसेलुलर प्लांट होता है। जैसे ये ईस्ट है, तो ईस्ट है तो क्या करेगा, पहले इसका न्यूक्लियस एलोंगेट हुआ, एलोंगेट हुआ, साइटोप्लाज्म में एलोंगेट हुआ, तो देख लो ये बर्ड बना लिया। ठीक है, अब बर्ड के ऊपर भी बहुत सारा बर्ड है। अब क्या होगा, बाद में सब डिटैच हो जाएगा और बहुत सारा ईस्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये डेवलपिंग बर्ड, न्यू बर्ड, चेन ऑफ बर्ड, फिर सब टूट जाएगा तो बहुत सारा ईस्ट बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन,
स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन कहाँ होता है वो देखिए, जैसे ब्रेड है, ठीक है, ब्रेड हम लोग जो खाते हैं उसको ऐसी जगह रख दीजिए जहां पे पानी मिल रहा है ना, फिर हल्का ड्राइनेस भी मिल रहा है, मतलब ऐसा इन्वायरमेंट मिल रहा है कि उस केस में क्या होगा ना, कभी कभी 2-3 दिन तक देखे होंगे आप लोग, ब्रेड अगर ऐसा जगह गिर गया कहीं नीचे उचे, है ना, जैसे फ्रिज में रख रहे थे लेकिन आधा गिर गया नीचे, और 2-3 दिन के बाद जब साफ कर रहे थे देख रहे कि ब्रेड मिला, उसके ऊपर बहुत ग्रीन ग्रीन कुछ था, और हम लोग को पता ही नहीं चल रहा कि ग्रीन ग्रीन क्या है। तो एक्चुअली में जो ग्रीन ग्रीन है वो क्या है पता है, वो है स्प्रोंगिया। क्या है? स्प्रोंगिया, ठीक है। राइजोपस, सॉरी, वो क्या है? राइजोपस। राइजोपस यानी कि ब्रेड मोल्ड। क्या है? ब्रेड मोल्ड, ठीक है, इसी को हम लोग ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड या राइजोपस। मतलब ब्रेड के ऊपर जो ग्रीन ग्रीन दिखेगा वो क्या दिखेगा? वो राइजोपस दिखेगा या ब्रेड मोल्ड दिखेगा, ठीक है। अब उसको जब जूम कीजिएगा माइक्रोस्कोप से दिखिएगा तो उसका ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। ये है हाइफे, ठीक है, और ये भी हाइफा ही है, मतलब उसी का पार्ट है। ये हाइफा हो गया। ऊपर जो है बॉब लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे स्प्रोंगियम, ठीक है। और इसी के अंदर बहुत सारा पोर्स है। क्या है? स्पोर। स्पोर यानी कि वही सेल है ना, गैमेट सेल, ठीक है। और जब ये ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन जब ये टूटेगा इसकी आउटर लेयर कवरिंग, तो ये उड़कर जहां जहां जाएगा वहां से एक ये ब्रेड मोल्ड आ जाएगा। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड हाइफे। जो थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर उसको हाइफे बोलते हैं। दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है लेकिन हाँ हेल्प कर रहा है। द टाइनी ब्लॉब द टाइनी बॉब या सैक लाइक, है ना, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। ये जो दिख रहा है ना यही है बॉब लाइक या सैक लाइक, ठीक है। द बॉब्स आर स्प्रोंगिया, इसी को बोलते हैं स्प्रोंगिया। क्या बोलते हैं? स्प्रोंगिया, विच कंटेन सेल या स्पोर्स। इसी के अंदर स्पोर्स है या सेल्स है। दैट कैन डेवलप इनटू द राइजोपियस इंडिविजुअल। और यही जब ब्रेक होगा देख रहे हो टूट रहा है, सब निकल रहा है, तो जहां जहां जाएगा वहां से एक ब्रेड मोल्ड नया इंडिविजुअल ग्रो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है कि कुछ प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो नेचुरली कैपेबल होते हैं अपने रूट्स, स्टेम और लीफ से प्रोड्यूस होना। मतलब कि कोई प्लांट होता है जो रूट से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, कोई स्टेम से होता है, कोई लीफ से होता है, ठीक है। तो देखिए जो रूट्स स्टेम से होता है वो कौन कौन है? पहला है पोटैटो, ऑनियन, लेमन, ये सब रूट स्टेम से हो जाता है। रूट से क्या होता है? स्वीट पोटैटो, गुआवा, ठीक है। और लीफ से क्या होता है? तो लीफ से होता है ब्रायोफिलम, ठीक है। तो यहां पे देखो ये क्या है? पोटैटो, आलू, ठीक है। आलू दिख रहे हो ना, ये सब जो निकल रहा है इसको बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं? आई। और यही ग्रो होगा, ठीक है, ये ग्रो होगा और नीचे वाला भी पार्ट ग्रो होगा, रूट्स, मतलब ये स्टेम पार्ट है, ठीक है। ऊपर ग्रो होगा, वो आएगा लीफ वगैरह आ जाएगा, ठीक है, और नीचे रूट आ जाता है, ठीक है। और ये बीच का पार्ट होता है इसलिए स्टेम वो कहलाता है, ठीक है। और जबकि ये स्वीट पोटैटो है, स्वीट पोटैटो, ये है पोटैटो, ये है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो क्या होता है कि यही रूट्स बन जाता है, ठीक है, और स्टेम निकलेगा, लीव्स वगैरह निकलेगा, ठीक है। और ये रूट्स से क्या होता है? बहुत सारा रूट्स निकलता है और हर रूट से क्या होता है कि स्वीट पोटैटो निकलता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बाय रूट्स, और जबकि ये हो गया बाय स्टेम। और देखिए ये है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम में क्या होता है कि देख रहे हैं लीव्स के जो मार्जिन होता है, मार्जिन के ऊपर देख रहे हो क्या होता है कि एक लीफ आ गया, है ना, नीचे रूट्स भी है, ऐसे रूट्स भी है, ठीक है। तो लीफ वगैरह सब आ गया, और जब ये टूटेगा, डिटैच होगा, तो नीचे जब गिरेगा ना तो उससे एक ब्रायोफिलम का पौधा ग्रो होता है, ठीक है। अब है ये तो नेचुरल है ना, नेचुरली होता है। आर्टिफिशियल मेथड भी होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। उसमें क्या आता है? स्टेम कटिंग, ठीक है। स्टेम कटिंग, दिस इन्वॉल्व्स कटिंग अ पार्ट ऑफ द स्टेम। इसमें क्या करते हैं? स्टेम को कट करते हैं और उसको दूसरे जगह लगा देते हैं। उससे क्या होता है? एक नया ऑर्गेनिज्म हो जाता है, और जिससे कट किए वो भी एक तरह का ग्रो होने लगता है,
ठीक है, मुनगा का पौधा देखे होंगे, रोज का पौधा देखे होंगे ऐसा करते हुए, केला का भी पौधा देखे होंगे, बनाना का, उसको बीच में से कट किया जाता है, एक टहनी लेकर कहीं लगा दिया जाता है, तो उससे एक प्लांट ग्रो हो जाता है। ठीक है, तो ये है आपका स्टेम कटिंग। इसमें आ गया शुगर कैन, पियर, चाइना रोज। ठीक है, अब है ग्राफ्टिंग। देखो स्टेम कटिंग वाला डायग्राम देख लो, है ना, स्टेम कटिंग का देख लो डायग्राम। देखो ये रोज है, रोज का यहां से कट किया, ठीक है, ये वाला कट किया पार्ट, और या यहां से देखो ये वाला कट किया पार्ट और इसको लगा दिया। अब जब ये लगा दिए तो देख लो लीफ आ गया, है ना, ये पूरा दम डेवलप हो गया। ठीक है, तो ये है तुम्हारा स्टेम कटिंग। ग्राफ्टिंग क्या होता है? ग्राफ्टिंग, इन ग्राफ्टिंग द स्टेम और बड ऑफ टू बेस्ट क्वालिटी प्लांट इज कंबाइंड टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। ठीक है, अलग अलग क्वालिटी प्लांट्स, क्या बोल रहा है, द स्टेम और बड ऑफ टू बेस्ट क्वालिटी प्लांट, अलग अलग दो बेस्ट क्वालिटी प्लांट है, उसको क्या किया जाएगा, उसको एक साथ क्या किया जाएगा, उसको ग्राफ्ट किया जाएगा। मतलब जैसे ऐसा मान लो कि एक ये है मैंगो का पौधा है, ठीक है, और ये मान लो है अमरूद का पौधा, ये है मैंगो, और ये जो है ये है मान लो गुआवा। ठीक है, क्या करेंगे, यहां पे ऐसे कट करेंगे, थोड़ा सा ऐसे कट करेंगे। ठीक है, कट करेंगे, जैसे इसको ऐसे कट किए, और इसको भी थोड़ा सा ऐसे कटिंग किए। ठीक है, और इसको कट करके यहाँ पे ऐसे लगा दिए, क्या कर दिए, लगा दिए, और इसको पूरा अच्छी तरीके से बंद कर दिए। तो क्या होगा कि मैंगो का भी पौधा होगा और ये गुआवा का भी होगा, लेकिन क्या होगा कि टेस्ट होगा थोड़ा चेंज हो जाएगा, हल्का मैंगो का लगेगा, आधा अमरूद का लगेगा, ऐसा टेस्ट। ठीक है, देखिए ये है ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग देखिए, एक ये पौधा है और एक ये वाला है ना, दोनों को क्या किया, लगा दिया। ठीक है, तो ये है ग्राफ्टिंग मेथड। ग्राफ्टिंग मेथड से क्या होता है, जैसे गुआवा, एप्पल, मैंगो। ठीक है, फिर है लेयरिंग। लेयरिंग इन दिस द लोअर ब्रांच ऑफ द प्लांट इज बेंट, जो ब्रांच होता है उसको बेंड किया जाता है और उसको सॉइल से कवर कर दिया जाता है। वंस न्यू रूट्स स्टार्ट डेवलपिंग ऑन द ब्रांच, और देखोगे कि नीचे जो है ना उससे रूट निकलने लगा। इट इज कट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, उसको कट कर देंगे पेरेंट प्लांट से, और वो एक इंडिविजुअली ग्रो हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि ऐसे ये है ब्रांच, ठीक है, और ये है जमीन, तो ये ब्रांच को क्या करेंगे, लूज कर देंगे और सॉइल में ऐसे बेंड कर देंगे। तो क्या होगा कुछ समय के बाद कि यहां से भी ब्रांच आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ब्रांच, रूट आ जाएगा, और इसको यहां से कट कर देंगे, और जब कट कर देंगे तो यहां से ऐसे ग्रो होने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, देखिए ये पौधा है, लोअर ब्रांच को क्या किया गया, बेंड किया, और बेंड से मिट्टी में ढक दिया। ठीक है, अब आफ्टर सम टाइम देख लो यहाँ से भी क्या आ गया, रूट आ गया, रूट आ गया, स्टेम आ गया, अब इसको यहाँ से कट कर दो। ठीक है, तो ये हो गया लेयरिंग। तो हम लोग पढ़े कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग। ठीक है, अब है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का क्या एडवांटेज है, क्या क्या एडवांटेज है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। तो पहला एडवांटेज देखिए, न्यू प्लांट शो द एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एज दोज ऑफ द पेरेंट प्लांट, मतलब एकदम एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, एकदम सेम होगा। ठीक है, कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। दिस मेथड इज फास्टर एंड सर्टेन, बहुत ज्यादा फास्टर होता है। प्लांट्स नॉट केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेक्सुअली, प्लांट्स को हम सेक्सुअली प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बाय दिस मेथड, इस मेथड से हम लोग सेक्सुअली नहीं कर सकते। एग्जांपल सीडलेस बनाना, ग्रेप्स। ठीक है, ठीक है, ये सब होता है सीडलेस प्लांट को। डिसएडवांटेज, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएशन, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है वेरिएशन का। द न्यू प्लांट्स ग्रोज इन द सेम एरिया एज द पेरेंट प्लांट विच लीड्स टू द कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज। ठीक है, बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा। ठीक है, क्योंकि एक ही प्लांट एक ही एरिया में होगा। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या है, ये बहुत अच्छा मेथड है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्नामेंटल प्लांट जो होता है ना, ऑर्नामेंटल प्लांट जैसे फूल वगैरह हो गया, देखते हो हम लोग को फूल वगैरह बहुत जरूरी है, तो फूल वगैरह कैसे ग्रो किया जाता होगा, तो टिश्यू कल्चर का यूज करके किया जाता है। ठीक है, टिश्यू कल्चर क्या होता है, टिश्यू जानते हैं ना, टिश्यू, टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, क्या किया जाता है कि जैसे कि मान लो प्लांट है, प्लांट की टीप है, तो टीप में पता है ना कौन सा टिश्यू होता है, मेस्मेटिक टिश्यू होता है। कौन सा टिश्यू होता है, मेस्मेटिक। इसका कुछ सेल ले लिया जाता है, कुछ सेल ऐसे निकाल लिया जाता है, और कुछ सेल को क्या किया जाता है, इसका टिश्यू जो है ना उस सेल से निकाल लिया, मतलब जैसे यहाँ निकाल लिया, तीन सेल निकाल लिया, तीन टिश्यू,
उसको क्या करेंगे, एक मीडियम में रखेगा, आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम, मतलब ऐसा मीडियम जहां पे उसको न्यूट्रिएंट मिलेगा। अब वो जो टिश्यू है, ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारा सेल में डिवाइड होगा। अब बहुत सारा सेल में डिवाइड होगा तो उसको बोलेंगे कैलस। क्या बोलेंगे? कैलस। ठीक है। अब इस कैलस को उठाकर दूसरे मीडियम में डाल देंगे जहां पे हार्मोन्स वगैरह होगा, और जब ये कैलस यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, जर्मिनेट होकर मतलब एक तरह से प्लांट निकलने लगेगा बहुत सारा। ठीक है, उसको बोलेंगे प्लांटलेट्स। ठीक है, उसके बाद छोटा छोटा प्लांटलेट्स निकल जाएगा तो उसको क्या करेंगे, सेपरेट पौधा सेपरेट जगह लगा देंगे मिट्टी में। तो देख रहे हो ना, 3 सेल, केवल 3 सेल से कितना सारा प्लांट ग्रो हो गया। ठीक है, लिखा है इन टिश्यू कल्चर न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यू फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट। प्लांट्स का जो ग्रोइंग टिप होता है वहां से टिश्यू निकालते हैं और उससे प्लांट ग्रो करते हैं। द रिमूव्ड सेल आर प्लेस्ड इन एन आर्टिफिशियल मीडियम। एक आर्टिफिशियल मीडियम होता है, उसी में जाकर ग्रुप ऑफ सेल को रखते हैं, वहां पे सेल डिवाइड होता है रैपिडली और बहुत सारा ग्रुप ऑफ सेल बना लेता है जिसको बोलते हैं कैलस। क्या बोलते हैं? कैलस। द कैलस इज देन, फिर कैलस को क्या करेंगे, दूसरे मीडियम में डाल देंगे जहां पे हार्मोन्स होगा और वो हार्मोन्स की वजह से ग्रोथ हो जाएगा, डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन मतलब एक क्या होगा, डिवीजन का एबिलिटी खोकर एक नया पार्टिकुलर सेट ले लेगा, पार्टिकुलर काम करने लगेगा। द स्मॉल प्लांट और प्लांटलेट्स जो आएगा उसको क्या करेंगे, सॉइल में प्लेस्ड कर देंगे ताकि वो मैच्योर प्लांट बन सके, ग्रो हो सके। ठीक है। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज कि देख रहे हो ना, वन पेरेंट कैन प्रोड्यूस मेनी न्यू प्लांट। एक पेरेंट जो है बहुत सारा प्लांट को प्रोड्यूस करते रहा। इन न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस आर डिजीज फ्री। इसमें डिजीज फ्री होता है, कोई भी डिजीज नहीं होगा। ठीक है। यूजेस कहां यूज होता है, तो दिस टेक्निक इज जनरली यूज फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल वही फूल वगैरह हो गया, उसमें ऑर्नामेंटल प्लांट्स में यूज किया जाता है। ठीक है, आई होप बहुत अच्छा से क्लियर होगा, ज्यादा बहुत हार्ड नहीं है। ठीक है, अब है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या है? पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। मतलब रिप्रोडक्शन में डीएनए कॉपी का क्या इंपॉर्टेंस है? क्या अगर डीएनए कॉपी नहीं होगा तो क्या होगा? अगर डीएनए कॉपी नहीं हुआ तो वेरिएशन नहीं होगा। ठीक है, और वेरिएशन नहीं हुआ तो जान रहे हो ना क्या वेरिएशन का इंपॉर्टेंस क्या था? एवोल्यूशन नहीं होगा, है ना। फिर हम लोग कोई भी नया नया वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा। ठीक है, फिर स्टेबिलिटी नहीं होगा, एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। ठीक है, DNA copying is the basic event of reproduction because DNA contains information for inheritance of character or trait from parent to the next generation. DNA present in the cell undergoing reproduction produces its copy so that the information for the development of the character may pass over to the next generation through dividing cells or gamete cell. ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब है why is variation beneficial to the species but not necessary for the individual। बोल रहा है कि वेरिएशन जो है एक स्पेसिस के लिए जरूरी है, इंडिविजुअल के लिए जरूरी नहीं है। ऐसा क्यों? लिखा है a species comprises a large number of individual। बहुत सारा इंडिविजुअल मिलेगा तो एक स्पेसिस बनता है। each individual may have a specific type of variation। सबका एक अलग अलग टाइप होता है। ठीक है, डिफरेंट नेचर होता है। Individually, these variation may not be of much benefit। Individually ज्यादा बेनिफिट नहीं है to a particular organism, but when a species faces a drastically altered condition, some of its member may survive। बताया था ना फिश वाला एग्जांपल लेकर। ठीक है, फिश वाला एग्जांपल लेकर बताए थे। ठीक है, some of its member may survive because of the possessing such variation which are capable to the face the new situation। In this way, variation save the species from becoming extinct। ठीक है, स्पेसिस अगर मान लो कि सबके पास अगर वेरिएशन हुआ ही नहीं है ना, वो स्पेसिस सबके पास सेम वेरिएशन है तो वही टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा सब खत्म हो जाएगा ना। अगर एक दो नहीं हो रहा है, एक दो के पास वेरिएशन नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, एक दो मर सकता है ना, लेकिन स्पेसिस खत्म नहीं होना चाहिए। फर्स्ट स्पेसिस खत्म नहीं होना चाहिए, इसलिए वेरिएशन जो है वो इंडिविजुअल के लिए उतना कारगर नहीं है लेकिन स्पेसिस के लिए है। Why is DNA copying is essential part of process of reproduction। क्यों DNA copying बहुत ज्यादा essential है? ठीक है, DNA copying is an essential part of reproduction because DNA contains all the information to be passed over the next generation। ठीक है, for the development of character। During reproduction, new cells are formed। Each one of them must receive a copy of DNA so that specific characters may develop in the newly formed organism। मतलब खास तरह के कैरेक्टर बने, इसीलिए DNA कॉपी होना चाहिए।
अब है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है जबकि एसेक्सुअल में उतना वेरिएशन नहीं होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेटर देन asexual reproduction because it brings variation which is necessary to the have in a population. So in case of adversity of environment, ठीक है, all the member do not die but member with suitable variation survive to save the population from getting extinct. In asexual reproduction, variation are very less. These variation collected over a period of time lead to formation of new species. बहुत समय लग जाएगा नया स्पीसीज बनाने में। ठीक है, तो इस तरीका से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल से ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आज का सेशन जो है यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, फ्लोरिंग प्लांट और ह्यूमंस में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।